Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402 and here we are in lecture number 2B of unit number 1. So in the previous lecture basically we have started लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जिन्हें हमने बोला था लेग्रांजेस इक्वेशन और हम लोगों ने स्टार्ट किया था किस तरह से लेग्रांजेस इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं बाय द मेथड ऑफ ग्रुपिंग. राइट नाउ इन दिस लेक्चर इसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे. लेग्रांजेस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, उसके सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक रूल. जी हाँ, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था अर्थमेटिक रूल जहां पे ग्रुपिंग अप्लाई नहीं होती वहां पे लेग्रांजेस इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए वी विल यूज अर्थमेटिक रूल. तो अर्थमेटिक रूल कैसे अप्लाई होता है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सॉल्यूशन ऑफ लेग्रांजेस इक्वेशन. So, already हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं what are the different steps to solve the Lagrange's equation. First of all हमें पता होना चाहिए this is the standard form of Lagrange's. कैपिटल P into P plus कैपिटल Q into Q is equal to कैपिटल R, जहां पे कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R क्या थे, this is the function of x, y, z. अब सबसे पहले हमें गिवन इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं टू फॉर्म दीज ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू चाहिए. उसके बाद मैं इन फ्रैक्शंस को इक्वेट कराता हूं. कोई भी दो फ्रैक्शन इक्वेट करेंगे टू फाइंड आउट द टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दैट इज u एंड v. देन हमारा फंक्शन फॉर्मूला बन जाता है phi u, v इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो ये सिंपल से स्टेप्स है हमारे टू सॉल्व अवर लेग्रांजेस इक्वेशन. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं तो आई होप आपको ये याद होगा. तो आपकी क्विक रिमेम्बरेंस के लिए ये मैंने वापस आपके सामने स्लाइड को शो कर दिया. नाउ द क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं दैट इज एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू जेड. राइट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे ही इक्वेशन आपके सामने आई आप इसे कंपेयर कर सकते हैं विद द स्टैंडर्ड वन. क्या ये स्टैंडर्ड लेग्रांजेस से मैच हो रही है? जी हाँ, ये स्टैंडर्ड लेग्रांजेस से मैच कर रही है. वेयर व्हाट इज कैपिटल P? कैपिटल P इज एक्स स्क्वायर. व्हाट इज कैपिटल Q? दिस इज वाई स्क्वायर. एंड व्हाट इज R? दिस इज एक्स प्लस वाई इंटू जेड. दिस कंप्लीट इज R. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं सब्सिडायरी यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकता हूं. दैट ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर एंड dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q. तो q की जगह y स्क्वायर एंड dz अपॉन x प्लस y इंटू z. दीज आर माई ऑक्सिलरी इक्वेशन. दिस इज स्टेप नंबर 1. अब इसके बाद हम लोग मेथड ऑफ ग्रुपिंग यूज करते हैं कि कौन से दो फ्रैक्शन हम एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं सो दैट आई विल गेट द सॉल्यूशन. और किस बेस पे मैंने ग्रुपिंग की थी? ग्रुपिंग हम इस बेस पे करते हैं कि जैसे आप किन्हीं दो फ्रैक्शन को इक्वल करें तो आपके वेरिएबल या तो एक्स वाई को अगर आप इक्वल करें तो एक्स वाई की टर्म में आ जाए, या हम वाई जेड की टर्म में आ जाए, या फिर एक्स जेड की टर्म में आ जाए. राइट सो यहाँ पे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे दिख रहा है कि अगर मैं फर्स्ट टू फ्रैक्शंस इक्वल कर दूं, राइट सो फर्स्ट टू फ्रैक्शन इक्वल करने का मतलब है dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन वाई स्क्वायर. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अब क्या यहाँ मुझे कोई मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर्ड है? जी नहीं, कोई मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं है. क्यों? क्योंकि x के साथ x कंपोनेंट है और dy के साथ y कंपोनेंट है. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन बोथ साइड. और जैसे आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन दैट इज नथिंग बट x की पावर -2. और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला x की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1. दैट मीन्स -1 अपॉन x. राइट तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन दैट इज -1 अपॉन x. सिमिलरली dy अपॉन y स्क्वायर इंटीग्रेशन दिस इज -1 अपॉन y प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1. तो यहां से हम कह सकते हैं व्हाट इज द सॉल्यूशन या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1. c1 की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू c1. दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन. -1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू c1. या हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन वाई स्क्वायर को यहाँ पे माइनस लगा लेते, इक्वल टू 0 कर देते. उसके बाद जब मैं इसे इंटीग्रेट करता तो यहाँ मुझे मिलता 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू c1. तो दिस इज ऑल्सो द सेम सॉल्यूशन. चाहे आप ऐसे लिखें इसे चाहे ऐसे लिखें, दोनों ही सेम ही बात है. 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई या 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स दैट इज वन ऑफ द सेम थिंग. राइट तो दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन जो हमने इन दो फ्रैक्शन को इक्वेट करके कैलकुलेट कर लिया. नाउ द सेकेंड सॉल्यूशन. सेकेंड सॉल्यूशन के लिए अब मैं कौन से दो फ्रैक्शन इक्वेट कराऊं कि मुझे यहाँ पे ग्रुपिंग से सेकेंड सॉल्यूशन मिल जाए. तो अब अगर मैं यहाँ पे वापस फ्रैक्शन की तरफ देखता हूं तो अगर मैं फर्स्ट को थर्ड से इक्वेट कराऊं तो क्या कोई वेरिएबल कैंसिल आउट हो रहा है? जी नहीं, कोई वेरिएबल कैंसिल आउट नहीं होगा. यहाँ पे y टर्म जो आपका बच रहा है, जबकि यहाँ पे dx के साथ x अलाउड है, dz के साथ z अलाउड है, बट y इज एन एडिशनल टर्म. सेम अगर आप सोचे सेकंड और थर्ड टर्म को हम कंपेयर कराएं तो सेकंड और थर्ड टर्म में भी आपका x बच जाएगा, x कैंसिल आउट कहीं से नहीं हो रहा.
दैट मीन्स कि अब मैं यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड अप्लाई नहीं कर सकता। एक सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया, बट सेकंड सॉल्यूशन यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड से नहीं आ रहा। तो ग्रुपिंग मेथड जब नहीं लगता तो हम एक नया मेथड लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड द अरिथमेटिक रूल। दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक रूल, राइट। और ये रूल क्या कहता है, इस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस इक्वेशन के आगे एक नया फ्रैक्शन क्रिएट करते हैं। देयर इज अनदर फोर्थ फ्रैक्शन ओवर हियर एंड दैट फ्रैक्शन इज कैलकुलेटेड बाय m1 into dx plus m2 into dy plus m3 into dz divided by the same multiplier m1 into p, m2 into q plus m3 into r. With the help of this formula हम यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 के आगे एक फोर्थ फ्रैक्शन कंपेयर करेंगे सो दैट कि कोई फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन से कंपेयर हो सके, राइट। अब कंपैरिजन के लिए नेक्स्ट फ्रैक्शन बनाऊं कैसे, फॉर्मूला अब तो मिल गया, बट उसे किस बेस पे बनाना है अब वो हमें ढूंढना है। तो अगर मैं कहता हूं कि मुझे इस dz वाले फ्रैक्शन को हम एक नीचे आ रहा है x प्लस वाई, राइट। तो अगर हम इन दो फ्रैक्शन में नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्म कर लें, हम कुछ ऐसा फ्रैक्शन यहाँ पे फॉर्म कर लें कि नीचे हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले फ्रैक्शन में क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो जब मैं इसको इक्वेट कराऊंगा तो एक्स प्लस वाई मेरा कैंसिल आउट हो सकता है, यानी कि मेरा एक फैक्टर रिड्यूस हो सकता है, राइट। तो इसी बेस को सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं जिस बेस पे हम अपना नया फ्रैक्शन क्रिएट करें। तो नया फ्रैक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वी नीड टू फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। अब अगर इस फॉर्मूले की बात करूं तो इस फॉर्मूले से अगर मैं आपको बोलता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्म करना है तो व्हाट इज बेसिकली एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट कैपिटल पी, राइट। तो दिस इज कैपिटल पी वैल्यू, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर और कैपिटल क्यू की वैल्यू वाई स्क्वायर। तो अगर मुझे इस डिनोमिनेटर टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाना है तो दैट मींस मैंने m1 क्या सिलेक्ट किया, मैंने m1 सिलेक्ट किया 1 और m2 क्या सिलेक्ट किया -1 और m3 क्या सिलेक्ट किया 0, राइट। इन द सेम वे आपको ऊपर भी सेम वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करनी है। m1 इज 1 तो ये हो जाएगा dx, m2 इज -1 तो ये हो जाएगा dy एंड 0। तो अल्टीमेटली हमने क्या फ्रैक्शन क्रिएट किया, हमने क्रिएट किया dx माइनस dy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द फोर्थ फ्रैक्शन जो कि एक तरह से इस गिवन इक्वेशन के इक्वल टू में रख दिया जाएगा, फोर्थ फ्रैक्शन। और किस बेस पे हमने बनाया, यूजिंग अरिथमेटिक रूल एंड दिस इज द फॉर्मूला, राइट। सो फॉर्मूला यूज करके हमें फ्रैक्शन क्रिएट करना है, बट फ्रैक्शन इस तरह से क्रिएट करना है कि वो किसी अनदर फ्रैक्शन से कंपेयर हो सके, या फिर हम ये आगे क्वेश्चन में देखेंगे और क्या तरीका होता है जिस तरह से हम फ्रैक्शन को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, राइट। सो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन के लिए आपका फोर्थ फ्रैक्शन क्रिएट हो चुका है। नाउ आई कैन सिंपली राइट दैट कि दिस इक्वेशन आफ्टर द फोर्थ फ्रैक्शन दिस कैन बी रिटन एज dx माइनस dy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। सो अब मैं इस थर्ड फ्रैक्शन और फोर्थ फ्रैक्शन को इक्वल करा सकता हूं, इक्वेट करा सकता हूं। तो दिस कैन बी रिटन एज dz ओवर x प्लस y इंटू z इज इक्वल टू dx माइनस dy डिवाइडेड बाय x प्लस y एंड x माइनस y। नाउ व्हाट, x प्लस y कैंसिल आउट हो रहा है तो अल्टीमेटली z के साथ z बच गया, और यहां पे है dx माइनस dy डिवाइडेड बाय x माइनस y, राइट। तो यहाँ पे एक तरह से dx माइनस dy की टर्म है और नीचे भी x माइनस y बन रहा है। तो अब मैं इसे इंटीग्रेट कर सकता हूं। अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो dz अपॉन z यानी 1 अपॉन z का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज कॉल्ड log z, 1 अपॉन z का इंटीग्रेशन। और ये जो इंटीग्रेशन है ये आपका हो गया log ऑफ x माइनस y का इंटीग्रेशन। कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इफ आई लेट x माइनस y इज इक्वल टू t तो ये हो जाएगा dx माइनस dy इज इक्वल टू dt, यानी दिस dx माइनस dy रिप्लेस बाय dt एंड दिस x माइनस y रिप्लेस बाय t। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, dt बाई टी, और t का dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 बाई टी का, दैट इज log t, और t की जगह क्या है, x माइनस y। तो अल्टीमेटली दिस इक्वेशन सेज आफ्टर इंटीग्रेशन दिस इज log z एंड दिस इज log x माइनस y। एंड अनदर इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो उसको अब के बार हम log में लेंगे क्योंकि हमारी इक्वेशन log में जा रही है, तो दैट इज log c2। सो अब क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c2 में, तो c2 की वैल्यू चाहिए ना, जैसे हमने c1 सॉल्व किया था फर्स्ट सॉल्यूशन, ऐसे यहाँ c2 की सॉल्व करना है। तो यहां से अगर आप c2 को सॉल्व करेंगे एज पर द लॉग प्रॉपर्टी तो हो जाएगा log z माइनस log x माइनस y इज इक्वल टू log ऑफ c2, और यू कैन इंटरचेंज द माइनस साइन, और एज पर द लॉग प्रॉपर्टी वी कैन डायरेक्टली से c2 इज इक्वल टू z ओवर x माइनस y। और यू कैन से अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई डिवाइड बाय z इज ऑल्सो इक्वल टू c2। तो जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बोला था, यहाँ पे सॉल्यूशन यूनिक नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशन अवेलेबल है, चाहे आप यहाँ पे x माइनस वाई अपॉन z लिखिए या z अपॉन x माइनस वाई लिखिए, दैट इज द सेम थिंग,
राइट। सो अल्टीमेटली आपके पास C2 की वैल्यू आ गई। सो मैं फाइनल सॉल्यूशन क्या लिखूंगा, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन Lagrange's सॉल्यूशन, दैट इज फंक्शन फाई। फर्स्ट सॉल्यूशन जो हमने लिखा था दैट इज -1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y, एंड द सेकंड सॉल्यूशन जो हमें मिला है दैट इज z अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, राइट। तो जहां पे ग्रुपिंग नहीं लग रही है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल मेक अनदर फ्रैक्शन दैट इज कॉल्ड द अरिथमेटिक रूल, राइट। और क्वेश्चन देखते हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। लेट अस कंसीडर दिस क्वेश्चन, सॉल्व mz माइनस ny इंटू p प्लस nx माइनस lz इंटू q इज इक्वल टू ly माइनस mx। नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड ये इक्वेशन फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर हो रही है, कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल टू r। तो मुझे मिल गया कैपिटल P, मुझे कैपिटल Q एंड व्हाट इज कैपिटल R आई नो, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन की वैल्यू लिख सकता हूं। व्हाट इज दैट, dx अपॉन mz माइनस ny इज इक्वल टू dy अपॉन nx माइनस lz इज इक्वल टू dz अपॉन ly माइनस mx। ऑक्सिलरी इक्वेशन आ चुकी है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं ग्रुपिंग to find out the two solution, not unique, two solution, UNB, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं ग्रुपिंग करनी है तो क्या आपकी कोई टर्म अब यहाँ पे इक्वेट हो सकती है, आइदर फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन, सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन, फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन, क्या मैं इक्वेट करके किसी वेरिएबल को कैंसिल आउट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अब की बार यहाँ पे कोई वेरिएबल कैंसिल आउट नहीं हो रहे, मींस इससे पहले जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें हमें एक एटलीस्ट ग्रुपिंग मिल गई थी, बट यहां में एक भी ग्रुपिंग नहीं मिल रही। दैट मीन्स वी हैव टू ओनली अप्लाई वन चॉइस आई हैव, दैट इज अरिथमेटिक रूल, राइट। अब यहाँ पे अरिथमेटिक रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा, मींस कि मुझे यहाँ पे एक फ्रैक्शन लेके आना पड़ेगा जिस बेस पे मैं कंपैरिजन कर सकूं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के कंपैरिजन में और इजी बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही, तो आई विल ओनली फॉर्म द अरिथमेटिक रूल, आई विल ओनली अप्लाई द अरिथमेटिक रूल। अब अरिथमेटिक रूल भी कैसे अप्लाई करना है? अरिथमेटिक रूल था m1 इंटू dx प्लस m2 इंटू dy प्लस m3 इंटू dz डिवाइडेड बाय m1p प्लस m2q प्लस m3r, वेर m1 m2 m3 जो बोले जाते हैं मल्टीप्लायर्स बोले जाते हैं। m1 m2 m3 आर कॉल्ड मल्टीप्लायर्स। तो अब फ्रैक्शन इस तरह से क्रिएट करना है कि जो नीचे वाला पोर्शन है ना m1p प्लस m2q प्लस m3r, ये जीरो हो जाए। ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए, राइट। दैट मीन्स ये जो यहाँ फ्रैक्शन रखा है दिस इज योर p, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट q, ये p है, ये q है और ये बेसिकली r है। तो मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूं कि इनमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूं या सिंपली डायरेक्टली ऐड कर दूं। अगर मैं एक बार कोई सोचूं क्या मैं इनको डायरेक्टली ऐड कर दूं, अगर यहाँ पे mz टर्म है तो कहीं पे mz टर्म है जो कैंसिल आउट हो रही है? नहीं है। तो डायरेक्टली ऐड करने पे ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे। दैट मीन्स मेरा मल्टीप्लायर अगर मैं आपको कहता ऐसा होता, सपोज z माइनस वाई होता, यहाँ पे x माइनस जेड होता, यहाँ पे y माइनस एक्स होता, लाइक दिस। और अब अगर मैं आपको कहता इन तीनों को डायरेक्टली ऐड ऑन कर दीजिए तो आप कहते सर तीनों का सॉल्यूशन यहाँ पे जीरो आ रहा है, राइट। दैट मीन्स कि हमने डायरेक्टली इनको ऐड कर दिया तो हमने मल्टीप्लायर क्या सिलेक्ट करे? हमने मल्टीप्लायर सिलेक्ट करे 1 1 एंड 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 m2 m3? 1 1 1। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मल्टीप्लायर कि हम मल्टीप्लायर कौन से होंगे वही यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि अगर ये केस होता तो आई कैन क्लियरली से दैट कि मल्टीप्लायर होते मेरे 1 1 1, बट अब यहाँ पे डायरेक्टली तो ऐड हो नहीं रहे, तो नहीं मल्टीप्लायर 1 1 1 नहीं है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन से टाइप का मल्टीप्लायर हो सकता है? सो नाउ अनदर टाइप ऑफ मल्टीप्लायर जो हो सकते हैं यहाँ पे या तो 1 1 1 1 है, या -1 से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 -1 1 लाइक सो ऑन, या फिर मल्टीप्लायर होते हैं x y z, दिस इज अनदर कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लायर, या मल्टीप्लायर हो सकते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, या आपके मल्टीप्लायर हो सकते हैं 1 by x 1 by y 1 by z, या 1 by x स्क्वायर 1 by y स्क्वायर 1 by z स्क्वायर। इस टाइप के मल्टीप्लायर हम जनरली यूज करते हैं। इनके अलावा शायद ही किसी क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लायर रिक्वायर्ड होंगे, तो पहले इतने ही टाइप के मल्टीप्लायर आप अपने क्वेश्चन में सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इनमें से एप्लीकेबल है। अब कौन सा एप्लीकेबल है, ये भी बहुत सिंपल सा मेथड है जांचने का। क्या तरीका है? आप केवल और केवल इस फर्स्ट टर्म को देखिए। ये फर्स्ट टर्म क्या कहती है? mz, राइट। अब यहाँ पे इन पूरी टर्म में z कहां पे आ रहा है? z आ रहा है ओवर हेयर, दिस इज lz। तो मैं इन दोनों टर्म को कैंसिल आउट कैसे कर सकता हूं? क्या कोई तरीका है? जी हाँ, अगर मैं यहाँ पे l की मल्टीप्लाई सोचूं, इफ आई मल्टीप्लाई l तो ये बन जाएगा मेरा mlz, और अगर मैं यहाँ पे m की मल्टीप्लाई सोचूं तो ये बन जाएगा मेरा mlz माइनस, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, राइट। यानी एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है l और m, अनदर भी देख लेते हैं क्या ये सही बैठ रहा है। दूसरा अगर यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा ln y, राइट, और यहाँ पे आपने m से मल्टीप्लाई करती है बनेगा mn x, राइट, प्लस कर रहे हैं हम से।
उसके बाद आपका ये थर्ड फैक्टर भी है r, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे माइनस एल एन वाई बना है ना, और यहाँ पे एल वाई ऑलरेडी है, तो अगर मैं इसमें n का मल्टीप्लाई कर दूं तो इट बिकम एन एल वाई, और n का मल्टीप्लाई आपने यहाँ पे किया एन एम एक्स, और अब देखो सारे के सारी वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, यानी इट बिकम 0। किस बेस पे? जब हमने फर्स्ट फैक्टर को मल्टीप्लाई करा l, देन सेकंड को करा m, और n को थर्ड को करा n, यानी कि मैंने क्या मल्टीप्लायर चूज किए? आई हैव सिलेक्टेड l, m, n, दीज आर नथिंग बट द मल्टीप्लायर्स इन दिस क्वेश्चन, राइट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन की वेटेज 10 मार्क्स भी है, बिकॉज आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई ढूंढने होते हैं कि ऐसा कोई फैक्टर जिसकी मल्टीप्लाई या डायरेक्टली आप इनको ऐड करके डिनोमिनेटर को 0 बना लें। तो बेसिकली इस इक्वेशन के बाद ये जो अगर आपको समझ में आया, तो बेसिकली इस जहां तक हमने लिखा था, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसी इक्वेशन को इक्वल टू आगे एक और फैक्टर क्रिएट कर दूंगा। क्या? यहाँ पे मैं लिखूंगा टेकिंग, राइट, एल एम एन एज ए मल्टीप्लायर, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख देंगे कि ये 3 पार्ट तो एज इट इज रहेंगे, इसके आगे इक्वल टू में आप एक और पार्ट ऐड कर दोगे, वो क्या है? डिनोमिनेटर तो 0 बनाया, बट ऊपर क्या बनेगा? l इंटू डी एक्स प्लस m इंटू डी वाई प्लस n इंटू डी जेड, राइट। अब बहुत सिंपल सा तरीका है कि मैंने जो नया फ्रैक्शन क्रिएट करा है, इसी फ्रैक्शन को किसी भी फ्रैक्शन से आप कंपेयर करा सकते हैं, आइदर थर्ड, आइदर सेकंड, आइदर फर्स्ट, क्योंकि आप जिससे भी कंपेयर कराएंगे, सपोज मैं कहता हूं ये बाद के 2 फ्रैक्शन में इक्वेट करा रहा हूं, तो ये जो नीचे 0 है, ये 0 इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एंड विल ऑल्सो ऑलवेज गेट एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इज इक्वल टू 0, जिसे हम सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा एल एक्स प्लस एम, y के रिस्पेक्ट में m इज अ कांस्टेंट, y का इंटीग्रेशन y, और n dz यानी 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा z इज इक्वल टू दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। तो दिस इज द वन सॉल्यूशन, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू c1। तो ये मेथड होता है जब अर्थमेटिक रूल लगाना है, जब मेरे पास कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही, तो व्हाट इज द प्रोसेस टू अप्लाई द अर्थमेटिक रूल कि डिनोमिनेटर पार्ट को 0 करना सोचना है। अब ये तो हो गया एक सॉल्यूशन। अब इसी तरह से सेकंड सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है, तो इन द सेम वे अब वापस अपनी इसी इक्वेशन पे आ जाएंगे, फिर से सोचेंगे कि क्या चीज इनमें मल्टीप्लायर लगाया जाए कि वापस इनकी वैल्यू क्या हो जाए, वापस इनका सम 0 बन जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे एम एल एन सोचा था, राइट, एल एम एन हमने अभी तक मल्टीप्लायर सोचा है, हम और सब मल्टीप्लायर सोच सकते हैं, जैसे यहाँ पे एम जेड है। अब इस एम जेड को मैं कैसे कैंसिल आउट कर सकता हूँ आगे की टर्म से? तो आप देखो यहाँ पे एम है और यहाँ पे भी एम है, लेकिन इसमें z है, इसमें x है, तो अगर मैं यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर लूं और यहाँ पे z का मल्टीप्लाई कर लूं, तो xmz कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे एक टर्म बनेगी zly, तो यानी zly कैसे कैंसिल आउट होगा? अगर इस zly इस lz में मैं y का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी zly बन जाएगा, यानी कि मेरे मल्टीप्लायर क्या बन गए? मेरे मल्टीप्लायर बन गए x, y and z, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि मल्टीप्लायर या तो 1 1 1 हो सकते हैं, x y z हो सकते हैं, x स्क्वायर हो सकता है, 1 अपॉन x स्क्वायर हो सकता है। इस टाइप के मल्टीप्लायर मुझे सिलेक्ट करना है। तो इफ आई मल्टीप्लाई x ओवर हियर, तो ये आपका रफ वर्क है कि आप किस तरह से मल्टीप्लायर ढूंढ रहे हो, आप अपना रफ में कैलकुलेशन कर रहे हो, फेयर में कैलकुलेशन कर रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं है, बट अल्टीमेटली आपको मल्टीप्लायर सिलेक्ट करने हैं और फिर सिंपल यहाँ पे लिखना है चूजिंग या टेकिंग x y z एज मल्टीप्लायर, राइट। सिंपली ये वर्ड लिख देंगे और इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 1, इसके आगे मैं एक और फैक्टर ऐड ऑन कर दूंगा। क्या? इसके आगे मैं एक और फैक्टर ऐड ऑन कर दूंगा, x ऑफ dx प्लस y ऑफ dy प्लस z ऑफ dz डिवाइडेड बाय 0, बेस्ड ऑन विच फॉर्मूला? बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, राइट। तो मल्टीप्लायर केवल मुझे सिलेक्ट करने हैं, वैल्यू को इसके सामने पुट कर देना है, एंड जैसे ही आपने इस फ्रैक्शन को पुट किया, इसी फ्रैक्शन को किसी भी फ्रैक्शन से इक्वेट करा दीजिए, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 है, तो ये हमेशा आपको देगा x ऑफ dx प्लस y ऑफ dy प्लस z ऑफ dz इज इक्वल टू दिस 0 विल मल्टीप्लाई विद दिस फैक्टर एंड इट बिकम 0। तो फाइनली इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड वी गेट x स्क्वायर बाई 2 प्लस y स्क्वायर बाई 2 प्लस z स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c1 बाई 2 या c2 बाई 2, बेसिकली दिस इज सेकंड सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू c2, दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन, राइट। सो दिस इज द वे हाउ वी विल सॉल्व अवर Lagrange's इक्वेशन। जब हमें दोनों ही मतलब कहीं पे भी ग्रुपिंग नहीं लग रही, तो दोनों बार ही हमें क्या लगाना है? हमें अर्थमेटिक रूल यूज करना है, डिनोमिनेटर पार्ट को 0 बनाना है, सो दैट हमें इस तरह से मल्टीप्लायर सिलेक्ट करने हैं कि हमारा डिनोमिनेटर पार्ट 0 बने, राइट। एंड द लास्ट स्टेप होता है हमारा सॉल्यूशन लिखने का। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, एक हमने सॉल्व किया था, दैट इज व्हाट? lx प्लस my प्लस nz, और एक सॉल्यूशन जो हमने सॉल्व किया वो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द सॉल्यूशन
फॉर दिस प्रॉब्लम। अगर आपको ये मेथड अब समझ में आया हो हमें किस तरह से अरिथमेटिक रूल लगाना है, देन यू कैन अप्लाई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। यहाँ पे आप वीडियो पॉज कीजिए, जस्ट ट्राई आउट, फॉर्म द ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड ट्राई करके देखिए क्या आप इसके मल्टीप्लायर ढूंढ पा रहे हैं या नहीं ढूंढ पा रहे। आई होप आपने ट्राई किया हो। कैसे करना है ये हमें पता ही है, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है। This equation is directly compared with q into small q is equal to capital R, that is nothing but the Lagrange's equation। जैसे हम कंपेयर करेंगे, this is the value of capital P, this is the value of capital Q and this is the value of capital R, राइट। उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि dx ओवर एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, dy ओवर वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू dz ओवर जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। नाउ अब मैं कोई भी फ्रैक्शन यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकता बिकॉज कोई वेरिएबल कैंसिल आउट नहीं हो रहा। सो दैट मीन्स मुझे दोनों ही बार अरिथमेटिक रूल का यूज करके एक नया फैक्टर क्रिएट करना है। और नया फैक्टर कैसे क्रिएट करते हैं कि नया फैक्टर ऐसे क्रिएट करते हैं कि नीचे क्या बन जाए, जीरो। और जीरो को लाने के लिए आई नीड मल्टीप्लायर्स। तो फिर से वहीं से दिखाता हूं मैं आपको, केवल स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, व्हाट इज दिस स्टार्टिंग वैल्यू, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई, राइट। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई कहीं और बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे बन रहा है वाई जेड स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को हटा दूं और यहाँ से जेड स्क्वायर को हटा दूं तो ये रह जाएगा वाई और ये रह जाएगा माइनस वाई, यानी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ से वाई स्क्वायर को भी हटा दूं तो यहाँ आएगा माइनस एक्स और यहाँ आएगा प्लस एक्स, तो भी कैंसिल आउट हो रहे हैं और ये जेड इस माइनस जेड से कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी मैंने क्या किया, मैंने सिंपली एक्स स्क्वायर हटाया, वाई स्क्वायर हटाया, जेड स्क्वायर हटाया और फिर सिंपली ऐड कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू जीरो बन जाएगी। दैट मीन्स व्हाट आई सिलेक्ट एज अ मल्टीप्लायर, I have selected 1 upon x square, 1 upon y square and 1 upon z square as multiplier, राइट। तो इसके आगे एक नया फ्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा, क्या, 1 upon x square into dx plus 1 upon y square into dy plus 1 upon z square into dz divided by zero value, राइट। अब सेम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी फ्रैक्शन को जो हमने फोर्थ फैक्टर क्रिएट किया इसको हम इक्वेट कराएंगे किसी भी फैक्टर से। सो व्हाट आई गेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस dz अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जिसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू c1। तो दिस इज माई फर्स्ट सॉल्यूशन, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू c1, राइट। सिमिलरली नाउ कैन यू फाइंड आउट द सेकंड सॉल्यूशन। आप लोगों ने सोचा हो तो सेकंड सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अब फिर से देखते हैं। अब यहाँ पे अभी मैंने एक्स स्क्वायर को हटाया था, सिंपल करा, ऐड कर दिया, जीरो बन गया। अब इसी तरह से सेकंड सोचता हूँ, अगर मैं एक्स को हटा दूं यहाँ पे, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, केवल एक एक्स को हटाऊं तो यहाँ एक्स वाई बनेगा और दूसरा एक्स वाई क्या बन सकता है, आप देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स है तो अगर एक वाई यहाँ से हटा दो आप तो यहाँ पे माइनस ऑफ वाई एक्स बन जाएगा, यानी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। दैट मीन्स अगर मुझे यहाँ से एक x को रिमूव करना है, दैट मीन्स मैं यहाँ पे 1 बाय x का मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे मैं 1 बाय y का मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे 1 बाय z का मल्टीप्लाई कर दूं। तो इफ वी टेक दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लायर देन वी आल्सो गेट द डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, अपर पोर्शन क्या बनेगा, 1 ओवर x dx प्लस 1 ओवर y dy प्लस 1 ओवर z dz बाय द फॉर्मूला। तो यहाँ पे जैसे ही आप इक्वेट कराएंगे वी विल गेट dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y प्लस dz अपॉन z इज इक्वल टू जीरो। अपॉन इंटीग्रेशन ये हो जाएगा log x, ये हो जाएगा log ऑफ y और ये हो जाएगा log ऑफ z इज इक्वल टू log ऑफ c2। जो लॉग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दिस इज x y z इज इक्वल टू c2। तो ये हो गया हमारा सेकेंड सॉल्यूशन, राइट। तो लेग्रांजेस इक्वेशन, लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन से कंपैरिजन हो तो ठीक है, नहीं तो अरिथमेटिक रूल अप्लाई करना है ऑन द बेस कि आपका डिनोमिनेटर पार्ट जीरो बने, उस बेस पे मल्टीप्लायर सिलेक्ट करने हैं एंड देन फाइंड द टू सॉल्यूशन। एंड फाइनली व्हाट इज द लास्ट आंसर, फाइ। देन पहला सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट किया था माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन जेड, कॉमा सेकेंड सॉल्यूशन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। दिस इज माई फाइनल आंसर, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो इस लेक्चर में यहीं तक। इस लेक्चर के बाद बेसिकली आप लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख जाएंगे, मैं कहूँ आपका जो बेसिक है अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बन जाएगा। इसके बाद मैं भी एक और लेक्चर लेके आऊंगा बेस्ड ऑन द सेम थिंग, लेग्रांजेस इक्वेशन सॉल्यूशन, जहां पे एक दो क्वेश्चन और लगाएंगे बेस्ड ऑन दिस अरिथमेटिक रूल, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, बिकॉज इस टॉपिक के ऊपर पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। सो प्रैक्टिस कीजिए जितनी कर सकते हैं, कहीं पे कोई भी डाउट है उसे क्लियर कीजिए, बार बार लेक्चर सुनिए, एक बार पहला क्वेश्चन कीजिए फिर अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।